चलिए आज के इस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आंकड़ों का विश्लेषण। ये भी आप लोगों को 8 नंबर का लगभग आएगा, 8 नंबर का, जो आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर शुरू से लास्ट तक बढ़िया से देखते रहेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम आंकड़ों के विश्लेषण में पढ़ेंगे क्या, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम पहला माध्य पढ़ेंगे, उसके बाद माध्यिका पढ़ेंगे और तीसरा में बहुलक पढ़ेंगे। तो इस क्रम में पढ़ते जाएंगे हम लोग। तो माध्य जो होता है, आज लगभग माध्य शुरू होगा और हम लोग इस आंकड़ों के विश्लेषण में आप लोगों को पहले ये बता दूं कि आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है, तो आंकड़ों को समझने के लिए हम 2-4 उदाहरण इधर से ले लेते हैं, इधर उधर से, जो आप लोगों के पास भी रहता है। तो उन चीजों को हम आंकड़ा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और आपके क्लास के जो नंबर मिलेंगे आप लोगों को, किसी सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं या पूरा ओवरऑल आप लोगों का जो परसेंट आता है 70, 80, 90%, इस तरह से 35-40% जो आते हैं, उनको एकत्रित करना आंकड़ा कहलाता है। जैसे ऐसे चीजों को हम आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी चीज के बारे में जानकारी संग्रह करना, ये उसके लिए आंकड़ा बन जाता है। जैसे कि आप लोगों के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों की प्राप्तांक, इस तरह से हम कई उदाहरण ले सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों का जो प्राप्तांक है वह उसके आंकड़े में आ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आगे 1-2 मान लिया, ऐसा मान लेते हैं कि 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में जो अंक प्राप्त होता है, मान लिया किसी को 55% मिला, किसी को 65 मिला, किसी को 42 मिला, किसी को फिर से 55 मिला है। इस तरह से आप पूरे 10 जने का सारा परसेंटेज जो है इस तरह से अगर एकत्रित करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं आंकड़ा एकत्रित करना। ठीक है, तो इस आंकड़े में हम लोग जैसे कि और भी ले सकते हैं, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं आंकड़े के लिए। जैसे ये प्रतिशत को लिए हमने, इसी तरह से हम वर्षा का मौसम किस दिन कितना, जैसे कि हमने मान लिया अभी आने वाला जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जितनी वर्षा होगा उसको रोज मापा जाए, तो उससे भी एक आंकड़ा हमको प्राप्त हो जाता है बारिश होने का। ठीक है, इसके अलावा उत्पादन के लिए भी ले सकते हैं। जैसे अब उत्पादन का आंकड़ा कैसे होगा कि जैसे कि सन 2000 से लेकर के इधर का लेते हैं 2020 तक का, 20 साल का आंकड़ा कर लेते हैं। 20 साल का छोड़ दीजिए, हम 3 साल का आंकड़ा ले लेते हैं। 2019 का उत्पादन में देखिए, उत्पादन में जैसे कि धान का उत्पादन कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो धान के उत्पादन में 2019 में कितना पैदा हुआ, 2020 में कितना पैदा हुआ, इस आधार पर हम एक अनुमान पे 2021 का भी मान ले लेते हैं। तो इस तरह से हम एक उत्पादन में, धान के उत्पादन में मान लिया 1000 टन, इसमें 1200 टन, इस तरह से हम कुछ जानकारी संग्रह करते हैं। उस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, आंकड़े माने किसी प्रॉपर वस्तु सामान के बारे में जानकारी प्राप्त करना। हम उम्र, जैसे कि हम लोग उम्र का, ऊंचाई का भी ले सकते हैं। जैसे कि ऊंचाई, अब आपके स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों की ऊंचाई लीजिए। ठीक है, मान लिया 165 सेंटीमीटर, अब ऊंचाई के लिए ले लेते हैं। 165 भी हो सकता है, 166 भी हो सकता है, 167 भी हो सकता है। इस तरह से आपके स्कूल में मान लिया 100 छात्र हैं, तो 100 छात्रों का ऊंचाई हम लोग ले लेंगे। तो इस तरह से जो हम एक डाटा प्राप्त करते हैं उसको हम आंकड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो आंकड़ा आप लोगों के समझ में आ गया। तो आंकड़े का जो विश्लेषण है, इसको विश्लेषण करने के लिए हम इस प्रकार के 3 तरीके को चुनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको ये बता दूं, आगे आएगा उसका, कि आप सब लोग चप्पल पहनते हैं। आप दुकानदार के पास जाते हैं और आप अपने पैर के हिसाब से चप्पल मांगते हैं, तो उसके पास जो चप्पल रहता है उससे हो सकता है आपका पैर थोड़ा सा छोटा हो जाए या थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर भी आप क्या करते हैं, उस चप्पल को खरीद करके पहनते हैं। ठीक है, तो जो चप्पल बनाने के लिए वो क्या करता है, कंपनी वाला, हम सबके पैर को तो नापने आता है नहीं। ठीक है, अब वो जो अपने मन से उसके साइज को डिसाइड करता है कि हम इतने अंतराल में चप्पल को बनाएं, तो उससे छोटा वाला थोड़ा बड़ा वाला भी उसको
उपयोग कर सकता है, उस आधार पर बाकी सब लोगों की व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, तो उस तरह से भी आंकड़े को प्रदर्शित करने के लिए हम मध्यिका और बहुलक का आगे में उपयोग करेंगे कि हम उसका एवरेज कैसे लेते हैं। तो आंकड़ों के विश्लेषण में इस तरह से जो हम लोग रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे चीजों की जानकारी एकत्रित करते हैं, ये होता है आंकड़ा। अब इस आंकड़े को हम किस तरह से प्राप्त करने के बाद क्या कर सकते हैं, इसको हम दो प्रकार से इसको हम व्यवस्थित, एक व्यवस्थित में होगा कि हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे, एक अव्यवस्थित होता है और एक व्यवस्थित आंकड़ा होता है। अव्यवस्थित आंकड़ा माने आप जिससे मिलते गए उसकी आंकड़ा रखते गए। ठीक है, जिससे मिलते गए उसकी आंकड़ा रखते गए तो क्या हुआ, आंकड़े में एकदम फ्लक्चुअल होगा, माने कभी ज्यादा कभी कम, कभी इधर कभी उधर, बहुत सारी चीजें, वो होता है अव्यवस्थित आंकड़ा, जिसको कि हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में लेंगे, यानी कि कच्चे उत्पाद। ये सब उत्पाद में आते हैं, जैसे परसेंटेज को भी लेना एक उत्पाद है कि हमने प्रतिशत को उपयोग किया। और व्यवस्थित आंकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसको एक क्रम से जमा लेना फिर से। ठीक है, तो क्रम से जमा लेने में व्यवस्थित में भी एक, इसको सतत और असतत भी बोल सकते हैं। तो बहुत सामान्य सी चीज है। सतत आंकड़े में क्या होता है, एक निश्चित क्रमबद्धता होता है। ठीक है, सतत आंकड़ा में भी इसको आप दो प्रकार से विभाजन कर सकते हैं अपने हिसाब से। सतत आंकड़ा माने जैसे एक होता है कि जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये इस तरह से कंटिन्यू लेते गए एक निश्चित अंतराल में। परंतु हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये अगर बहुत ज्यादा लंबा तक हो, जैसे मान लो 1000 तक है, अब इस 1000 तक है तो ऐसा लिखेंगे तो बहुत सारे आंकड़े हो जाएंगे, लंबा हो जाएगा। तो इसको भी हम लोगों को 10-10 के अंतराल में, जैसे कि 2 से 10 तक, 10 से 20 तक, इस तरह से करेंगे तो छोटा हो गया। अब उसी चीज को और भी थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 0 से 100 तक, 100 से 100, 101 से या 100 से 200 तक, और 200 से 300 तक, इस तरह से जाएंगे तो और छोटा आंकड़ा सा। यानी कि ये कहना चाहिए कि हम जो सतत आंकड़े को है, एक तो सतत तो ये भी है, पूरा 1000 तक लिखते जाओ, दूसरा सतत ये भी है, तो ये होता है एक व्यवस्थित क्रम में लिखने का। ठीक है, तो इस तरह से आप इस आंकड़ों को, हम लोग आज आंकड़े के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, और उसके बाद माध्य माध्यिका बहुलक का जो सूत्र सहित है वो सब बताऊंगा मैं। चलिए अब आ जाते हैं कि हम आंकड़ों का उपयोग कैसे कैसे आंकड़े ले सकते हैं और उसको हमको आगे करना क्या है। ठीक है, ये चैप्टर जो है 8 नंबर का होगा। आप लोगों को इस 8 नंबर को अच्छे से प्राप्त करने के लिए पूरी क्लास में बने रहना पड़ेगा, बढ़िया से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंकड़ों के विश्लेषण में आप लोग समझ गए। अब आते हैं देखिए कुछ आंकड़े लेकर के, जैसे कि संख्या 1 से 10 तक, ये एक आंकड़ा प्राप्त हो गया हमको। अब इसको हम मान लेते हैं चलो कि ये अंक हैं, अंक गणित विषय के। गणित विषय के अंक में 10 बच्चे थे जो 10 तरह से नंबर प्राप्त किए, कोई 1 पाया, कोई 2 पाया, कोई 3 पाया, कोई 4 पाया, इस तरह से। ठीक है, परंतु एवरेज में क्या मिला, औसत, माध्य, जैसे कि हम लोग क्या कहेंगे, उदाहरण के लिए एक बताते हैं। देखिए यहाँ पर माध्य माने मध्य बिंदु, कि हम किसी चीज का माध्य निकालते हैं। तो आप एक रस्सी लीजिए, रस्सी, अब मैं ये बोलूं कि रस्सी का बीच का बिंदु बताओ, तो आप लोगों को रस्सी को क्या करना पड़ेगा, रस्सी को आप क्या करेंगे, ऐसा एक लंबा रस्सी लेंगे, ये छोर हुआ, इस छोर को ला करके क्या करेंगे, इधर मिलाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, वो यहां से मुड़ना शुरू हो जाएगा, और एक स्थिति ऐसा आएगा कि इस तरह से आप लोग रस्सी यहां से ऐसा आ जाएगा। तो ये इसका मध्य बिंदु हुआ, जहां से मोड़ लिए। यानी कि सीधी सी बात है, अगर हम दूसरी भाषा में इसको बोले तो इसका आधा कर लिए। ठीक है, तो आधा करना उसका मध्य होता है। ठीक, तो ये मध्य के लिए या मध्य के लिए, बिंदु के लिए तो ये हो गया। परंतु यहाँ पर हमको एक सिंपल ये में नहीं रह जाना है कि हम लोग इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। अगर 2 चीज है, देखो यहाँ पे 1 और 1, 2 बिंदु था, उसका मध्य बिंदु निकाल लिए। परंतु हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे हैं, इसका मध्य ज्ञात करने के लिए हमको एक अलग शब्द का उपयोग करना पड़ता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। ठीक है, औसत बताना। तो इस मध्य बिंदु को समझने के बाद आप लोगों को इस औसत की ओर में ले चलता हूं। तो यहाँ पर देखिए औसत क्या है। यहाँ पर 10 बच्चे थे, 10 प्रकार के अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो आप सब अंकों को जोड़ दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए। मैं जो बोला उस चीज को देखिए, अब मैं लिखता हूं इसको, औसत बराबर
आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। मैं ये जो लिखा हुआ हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखते जाइए। आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का माने जो हमको आंकड़ा प्राप्त हुआ है 1 से लेकर के 10 तक, इसका मतलब क्या हुआ 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 बटे कुल कितना ठो है इसमें 10 ठो है, भागी 10 कर दिए। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जैसा चाहे जोड़ सकते हैं। 5 ठो 10 का कितना हो गया 50 और 5 55, 55 बटे 10 माने 5.5। अगर इसको भाग दे देंगे तो इसकी माध्य जो होगा कौन सा होगा 5.5 होगा। अगर आप इधर से भी ऐसा चलना चाहेंगे, इधर से भी चलना चाहेंगे तो 5 और 6 के बीच में आएगा इसका माध्य। तो इस तरह से औसत ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 बच्चे जो प्राप्त किए थे अंक, उसका औसत ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, एक सिंपल सा चीज है कि हमने एक लाइन वाला आंकड़ा प्राप्त हुआ तब हमने ऐसा किया। अब मैं इसका एक दूसरा उदाहरण देता हूं। देखो आप लोगों के हाइट का ले लिए, ऊंचाई का, आप लोगों के कक्षा में लगभग समान ऊंचाई वाले भी बहुत सारे बच्चे रहते हो और छोटे बड़े भी रहते हो। तो मैं सिर्फ 5 अंक लेता हूं यहाँ पर। मान लिया 165 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले हैं, 166 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले हैं, 167 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले हैं, 168 भी है, 1 2 3 4 हो गया, और 169 सेंटीमीटर वाले भी हैं। इस तरह से हमारे पास ये 5 ठो ऊंचाई वाले तुम्हारे क्लास में बच्चे हैं, ठीक है। अब चूंकि आपके क्लास में मान लिया 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं टोटल 50 बच्चे हैं, तो स्वाभाविक है कि कई लोग अलग अलग ऊंचाई के जो होंगे उस ग्रुप में और सारे भी होंगे। जैसे कि 165 ऊंचाई वाले भी यहाँ पे मान लिया 10 बच्चे, 166 में मान लिया 12 बच्चे हैं। आप लोग उसको जब गणना करेंगे तो मान लिया इसमें 12 हो गए, अब इसमें 18 हो गए, टोटल कितना हो गया 10 20 30 और 10 40 हो गया, और इसमें 5 हैं और इसमें 5 हैं, 40 10 50। तो इस तरह से आंकड़े हमको मिलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है 50 बच्चों का ये आंकड़ा हम लोगों को प्राप्त हो गया। तो अब ये हो गया 2 लाइन वाला आंकड़ा। हमने यहाँ पर 1 लाइन वाला आंकड़ा देखा, यहाँ पर 2 लाइन वाला आंकड़ा। अब इसको कैसे हल करना है, ठीक है। ये हो गया ऊंचाई सेंटीमीटर में, और ये हो गया आवृत्ति। इसको आवृत्ति क्यों बोलते हैं, देखिए आवृत्ति माने ये होता है कि वो कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, आवृत्ति बार बार आने को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। तो 165 जो है हम नापते गए बच्चों को, ये एक जने को नापे 165 हुआ, दूसरा वाला 166 हुआ, तीसरा वाला फिर से 165 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 10 जने ऐसा हुआ है, 165 जो है 10 टू स्टूडेंट का, आपके क्लास के 10 टू स्टूडेंट का जो ऊंचाई है वह 165 सेंटीमीटर है। चूंकि ये 10 बच्चे उसमें शामिल हुए, आवृत्ति हुई, 165 बार बार आया, 10 बार आया, इसलिए इसकी आवृत्ति में लेते हैं। ये क्या होता है हमारा आवृत्ति वाला श्रेणी हो गया। इसको हम एफ से दर्शाते हैं और ऊंचाई इसको एक फिक्स राशि एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है संख्या चर है जो बदलते जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आवृत्ति इस पर ये हो गया। अब आवृत्ति ये हो जाने से अब इसको हम निकालेंगे, इसकी जो माध्य है वो कैसे निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए आप लोगों को मैं बताता हूं। अब इसको श्रेणी, इसके जो कॉलम है इसको मैं चेंज कर देता हूं, जो आप लोगों को रियल में बनाना है उस आधार पे मैं ले लेता हूं। यहाँ पर और एक चीज बता देता हूं। यहाँ पर 1 लाइन वाला में क्या करते हैं, देखिए 1 लाइन वाला में ये सूत्र जो है ये पर्याप्त है कि आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर चल गया। तब आप इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं सांकेतिक रूप में बता देता हूं, समेशन ऑफ x अपॉन n, इस रूप में भी आप लिखते हैं माध्य को। संकेत के रूप में याद रखना चाहेंगे तो ये हो गया समेशन ऑफ x माने 1 लाइन वाला, ये देखिए ये x वाला है 1 लाइन वाला। इस लाइन को हमने व्यवस्थित अलग से नहीं किया था कि कितने कितने जने हैं, इसकी आवृत्ति नहीं निकाली थी। तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट जोड़ दिया, जैसे इसको डायरेक्ट जोड़ दिया हमने और उसमें संख्या से भाग दे दिया। तो ये हो गया समेशन ऑफ x अपॉन n। समेशन सम माने होता है जोड़ना, योग, समेशन माने योग करना। तो यहाँ पर क्या है 1 से 10 तक। इसको और थोड़ा डिटेल में लिखना चाहेंगे तो देखिए बता देता हूं, 1 से लेकर के 10 तक है, इसमें 1 से लेकर के 10 तक को जोड़ना है। तो ये समेशन आप 1 to 10 भी इसको पढ़ते हैं x बटे n, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सारणी को मैं बदल रहा हूं,
चूंकि आप लोगों को जैसा बनाना है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आप देख रहे हैं। अब ये 2 लाइन वाला आंकड़ा हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, देखिए f गुणित x निकालेंगे। चूंकि यहाँ पर 10 जने हैं और 10 का यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि 10 जने हैं तो 165 10 जने का था। अब इसका क्या निकालेंगे, 165 गुणित 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1650 हो गया। यहाँ पर चूंकि आप लोग 10वीं कक्षा के बच्चे हो इसलिए मैं यहाँ पर बड़े अंक आया है इसलिए मैं इसको आधा आप लोगों के लिए छोड़ते जाऊंगा और एक सरल उदाहरण और दे करके इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। चूंकि इसको सबको गुणा करने में अभी ज्यादा समय लगेगा। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से इसको भी करना है। इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखना है। मैं इसको लिख देता हूँ खाली इंटू 12 और 167 इंटू 18 और 168 इंटू 5 और 169 इंटू 5। इसके जो मान आएंगे यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको समझिए और आगे जाकर के करना है। ध्यान से देखिए, इन सब को जोड़ देना है। समेशन ऑफ एफ एक्स, इन सब को जोड़ना है। यहां से यहां तक जितने भी आएगा सबको क्या करना है, जोड़ना है। जितना आएगा यहाँ पे लिखना है। समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ, इन सब को जोड़ना है। तो आप लोगों को पता है वहां पर ये सब कितने के हैं, ये 50 है। तो क्या हो गया, ये समेशन ऑफ एफ जो आवृत्ति का योग है 50 हो गया और ये आंकड़ों का पूरे का योग हो गया। यानी कि इसमें 165 जितने थे सबका एक एक जने का यहाँ पे आंकड़ा एक साथ आ गया और ये एक साथ आने से इन सबको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। मैं यहाँ पे खाली सूत्र बता रहा हूँ, दूसरे प्रश्न को हल करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र के रूप में मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको सबको गुणा करना और यहाँ पे जोड़ना और उसके बाद लिखना। तो यहाँ पर होता है माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ये हो गया इसका सूत्र। पहले जो बताया था उसी के जैसा। यहाँ पे क्या था, खाली x था और यहाँ पे n था। अब यहाँ पर क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ। अब यहाँ पर आप मान भर देना। यहाँ पर जो आएगा, ये डिब्बा में जो भी आएगा, इस डिब्बे को यहाँ पर लिखना है और उसके बाद किससे भाग देना है, 50 से भाग देना है। जो भी आएगा वह क्या होगा, हमारे लिए माध्य होगा। अब चलते हैं एक नया छोटा सा उदाहरण लेकर के, जो कि आप लोगों के समझने में सुविधा हो, ठीक है। चलिए ये ले लेते हैं, इसको बदल देते हैं कि इसको ऊंचाई के जगह पे प्राप्तांक ले लेंगे 5 बच्चे का और थोड़ा सा सरल बना लेंगे। देखिए बनाना वैसा ही है इसलिए मैं आधा मिटा रहा हूँ। बनाना हमको क्या करना है वही है, देखिए यहाँ से ये सब ऐसे ही रहेंगे। जिस समय भी हमको माध्य निकालना पड़ेगा हम इसी प्रोसेस से माध्य निकालेंगे। उदाहरण के लिए मैं दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ पर प्रतिशत को ले लेता हूँ। अब प्रतिशत में एक फिक्स प्रतिशत को लेते हैं जो कि हमको सुविधा के लिए समझने में आ जाए। मान लिया 50% अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं, 60% अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं, 70% पाने वाले कितने हैं, 80% पाने वाले बच्चे कितने हैं और 90% पाने वाले बच्चे कितने ठो हैं। हम एक फिक्स ये में ले लिए हैं कि हमको ऐसा ही देना है टाइप का। मान लिया 50% पाने वाले 2, इसको 3 और 70% पाने वाले 1, 80% पाने वाले 2 और 90% पाने वाले ये भी 2। अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स निकालेंगे, यानी कि आवृत्ति और ये दिए गए प्रतिशत का गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत के चिन्हों का उपयोग करना नहीं पड़ेगा, लास्ट में कर लेंगे। 50 दूनी 100, ऐसा ही करना है। तो 6 तिया 18, 180। सब चीज को लिखना हमेशा जरूरी नहीं है, समझ में आ गया। आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा। 70 एकम 70, 8 दूनी 16, 160 और 9 दूनी 18, 180। अब क्या करना है, पिछले प्रश्न में छूटा हुआ था आप लोगों के लिए होमवर्क, उसको करना है। बड़ा अंक था इसलिए मैंने छोड़ा था। अब यहाँ पे छोटा अंक है, अब इसको जोड़ लेना है। क्या करना है, सबको जोड़ना है। यहाँ पे बताया था सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। अब ध्यान से देखिए, इसको जोड़िए। ये 0 का 0 हो गया, 8 से 14, 14 7 21, 21 और 8 29 का 9 हासिल पाई 2, 2 और 1 3 और 1 4, 1 5 1 6, 690। अभी कितना आया है, सब प्रतिशत, सब अंकों का जो प्रतिशत है 690 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे संख्या कितना है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मान भरना है हमको। माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया है, यहाँ पे मैं डिब्बा बनाया था उसको लिखने के लिए, ये हो गया 690, यहाँ पे लिखना है। समेशन ऑफ एफ कितना है, 10 है, इसलिए यहाँ पे लिखना है। जो भाग इसमें कटता है काट देना है और अन्यथा जो
विस्तृत विधि है भाग देने का, वो करके दशमलव में चाहेंगे तो ला सकते हैं, या बटे में रहेगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर एक शून्य लास्ट में, इसके भागित में इसको काट दिए तो कितना आ गया 69%। इसका जो माध्य निकला 69% निकला, यानी कि कुछ उससे ज़्यादा पाए और कुछ कम पाए, तो इसका जो माध्य रहा वो 69% रहा। कुछ ऐसे प्रश्न एक लाइन वाले में, कुछ छिपे हुए प्रश्न भी आप लोगों को बताता हूँ, और औसत ज्ञात करने की विधि में कुछ अज्ञात पदों को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेकर के मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 15, 25, 27, 33, ये रहा f 30। तो यहाँ पर f के जगह पे कौन सा आना चाहिए कि इसका जो औसत है, टोटल n बराबर 6 आ गया। अब इन सबको जोड़ने से कितना प्राप्त होता है देखिए, 15 धन 25 धन 27 धन 33 धन f धन 30 बटे 6। ये प्रश्न का स्टाइल था। यहाँ पर क्या है, माध्य या औसत, टोटल औसत में 130 है। ये जो एक लाइन वाला श्रेणी है इसका औसत हमको पता है, परंतु बीच का एक ज्ञात नहीं है। तब हमको उस बीच वाले औसत का उपयोग करते हुए बीच वाले हम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसे भी प्रश्न आएंगे आपके 2 नंबर के, 3 नंबर के, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अब देखिए इसका जो औसत है ये हमको दिया हुआ है, कितना है 30 है इसका औसत। तो औसत 30 होने की वजह से आप लोगों को पता है कि जब बराबर के दोनों साइड में रहते हैं, जैसे कि एक छोटा अंक लेकर के बताता हूँ, x बटे 5 बराबर 6 बटे 1, ये इसकी तुलना इससे कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इधर जा करके गुणा हो जाता है, x बराबर 6 गुणित 5 ये होता है। आप लोगों को समझने के लिए, इस बड़े चीज़ों को समझने के लिए इस छोटे चीज़ का उदाहरण दिया, इसी के हिसाब से हमको बनाना है। देखिए यहाँ पर इन सबको जोड़ने से कितना आया था, 130 प्लस f बटे 6 बराबर 30, 130 प्लस f अपॉन 6 इक्वल टू 30। आ गई बात समझ में? इसको समझने के लिए क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर जा करके गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 130 प्लस f इक्वल टू 180। तब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, f बराबर 180 ऋण 130, ये उस साइड जाएगा तो इसके चिन्ह परिवर्तन होंगे, 130 धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक हुआ, तो यहाँ पे आया कितना 50, f का मान कितना आया 50। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी दिए गए औसत के लिए भी हम इसमें जो स्प्लिट स्टेप है यानी कि पद है, इसमें जो लुप्त पद है उस पद का मान क्या होगा वो भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक उदाहरण ले लेते हैं, तब लगभग माध्य जो है खत्म हो जाएगा। 2 स्टेप वाला आप लोग समझ गए, सिंगल स्टेप वाला भी समझ गए। ठीक है, तो एक प्रश्न और ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि हम लोग माध्य निकालते हैं, जैसे कि कर्मचारी का वेतन, अगर हम इसको x के रूप में लें, 2 लाइन वाला प्रश्न अगर है तो भी ठीक है, 1 लाइन वाला है तो भी ठीक है। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि 3 प्रकार के कर्मचारी हैं, तीनों का वेतन अलग अलग होगा। जैसे कि मान लिया 20,000 वाले पाने वाले कर्मचारी, 25,000 पाने वाले कर्मचारी और 30,000 पाने वाले कर्मचारी। अब कर्मचारियों की संख्या, किसी संस्था में काम करते हैं, कोई संस्था है जहाँ पर काम करते हैं ये सब, तो 20,000 पाने वाले मान लिया 15 ठो हैं, 25,000 पाने वाले 5 ठो हैं और 30,000 पाने वाले 2 ठो हैं। या इसको भाग्य के क्रम में बढ़िया से देखने के लिए इसको हम ले लेते हैं, इसको 13 ले लेते हैं। ठीक, तब हमको क्या हो जाएगा, देखिए 20,000 पाने वाले 13 जने हैं, यानी कि सबके सैलरी को जोड़ना पड़ेगा तब जा करके बनेगा। इसके लिए क्या करेंगे, जोड़ मने गुणा का प्रारूप ही है कि 13 जने का इसको जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर जो निकालते हैं fx निकालते हैं। ठीक है, तो fx निकालते हैं तो इसका मतलब f और x का गुणा, ये हमारा आवृत्ति f है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक, और इसके बाद 5, 25 पंचे 125, और ये 30,000 पाने वाले 2 ठो हैं तो ये 30 दूनी 60 हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 प्रकार के जो कर्मचारी हैं, जो संख्या में इतने हैं, और ये पाने वाले इनके जो सैलरी है इस तरह से है। अब इसको जोड़ लीजिए, समेसन ऑफ fx, यही निकालते हैं हम लोग, समेसन ऑफ f कितना हो जाएगा, 13 2 15 5 20। टोटल कर्मचारी कितने हैं, 20 हैं, और ये 20 जने मिला करके टोटल कितने
रुपए प्राप्त करते हैं। ये देखिए 4,45,000, 4,45,000 कितने जने पाते हैं? 20 जने पाते हैं। तो औसत कितना होगा? औसत या माध्य जिसको कहते हैं, माध्य कितना हो जाएगा? समेसन ऑफ एफ एक्स, बड़े ध्यान से रखिए यही सूत्र है माध्य ज्ञात करने का फिलहाल अभी तक। और क्या हो जाएगा? समेसन ऑफ एफ, समेसन ऑफ एफ एक्स कितना हो गया? 4,45,000 बटे 20। अब इसको कटाना चाहेंगे, कटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, फिर से 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10। और ये देखिए 22,250 रुपये इसका औसत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं।